जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं अल्सर्स पर और हमें 3-4 सवाल आ चुके हैं। पहले हम बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स पे, फिर हमें इलाज और इन सब चीज़ों पे जाना है। तो आप लोगों ने जो सवाल पूछे ज़रा होल्ड पे रहिए, हम पहले ये वाला टॉपिक कवर करें, फिर हम इस पे आ रहे हैं। सर, साइन एंड सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट आपको बताएगा। हाँ, वो क्या बताता है? साइंस वो हैं जो आप देखेंगे। Exactly. तो सिम्टम में पेशेंट मोस्ट ऑफ द अल्सर, ट्रॉफिक और न्यूरोट्रॉफिक अल्सर छोड़ के मैं सारे अल्सर में पेशेंट जो सबसे पहली चीज़ बताता है कि ये दर्द होता है। दर्द हो रहा है। दर्द होता है और दर्द, लेकिन ये दर्द भी तो वेरी करता है, खाने से पहले, खाने के बाद। वो मतलब उसकी मुख्तलिफ किस्में होंगी, लेकिन पेशेंट जो आपके पास कंप्लेन लेके आएगा वो ये कहेगा साहब दर्द हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक ज़ख़म हो गया। अगर वो एक्सपोज है, पेट के अंदर है तो वो ज़ाहिर उसे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक्सपोज जगह पर कोई सरफेस पे है तो वो पहली चीज़ कहेगा डॉक्टर साहब ये देखिए ये ज़ख़म मुझे ये है और ये ज़ख़म है, ये भर नहीं रहा है, या इतने दिनों से ये है। तो दो जो उसके बाद तीसरी चीज़ वो कहेगा जी इस पर अगर कपड़ा लगता है तो इस पर धब्बे पड़ जाते हैं, या इसमें से पानी रिस रहा है, या इसमें से पीप रिस रहा है। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट। स्टूल में भी तो आता है जब जीआईटी में होते हैं, है ना? अगर जीआईटी में कोई अल्सर है तो उसकी जो अलामात हैं उनमें या तो म्यूकस आएगा या ये कि ब्लड आएगा। दो बेसिक चीज़ें आती हैं कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह अल्सर की भी होती है, ठीक है ना। और उसमें भी ग्रेविटी कितनी है ब्लीडिंग की, तो वो एक अलग चीज़ है। आपको मतलब देखना पड़ता है कि छोटी आंत से ये ब्लीडिंग हो, मैदे से है, छोटी आंत से ब्लीडिंग हो रही है, या ये बड़ी आंत की ब्लीडिंग है। तो सिर्फ एक ब्लीडिंग पे ये कह देना कि अल्सर है, पाइल्स हैं तो उसमें भी ब्लीडिंग होगी, तो ये कहना मुश्किल है कि जी इसको जो है ब्लीडिंग किस वजह से। लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो ये एक अलार्म बेल है कि समथिंग इज़ रॉन्ग देयर। इसी तरह अगर किसी को म्यूकस डिस्चार्ज है तो इट इज़ ए अलार्म बेल के समथिंग एबनॉर्मलिटी है, कोई पैथोलॉजी। सर, म्यूकस तो मतलब किसी भी वजह से आ सकता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो इट इज़ ए सिक्रीशन, ठीक है ना। तो वो उस सूरत में जो है बेसिकली म्यूकस की शक्ल में वो आएगा। तो अल्सर में सबसे पहले तो ये वो आपको सिम्टम्स बताएगा कि जी ये चीज़ है। अगर कोई ज़ख़म ऐसी जगह पे सिम्टम पेशेंट बताएगा आपको आके कि जी मुझे दर्द है, मुझे एक ज़ख़म है। अगर उसको नज़र नहीं आ रहा, वो कहता है जी कपड़े पे धब्बा पड़ जाता है, स्पॉट पड़ रहे हैं ब्लड के या पस के। उसके बाद जब आप अल्सर को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो साइंस हैं जो आप खुद इलिसिट करते हैं। उसमें आप उसकी जो है साइज़ देखते हैं, कितना बड़ा अल्सर है, उसकी जो है डेप्थ देखते हैं कि उसका डेप्थ कैसा है, अल्सर की सरफेस कैसी है, प्रेजेंटेशन किस तरह की है, उसमें उसकी मार्जिन्स कैसी हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख के एक इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि ये अल्सर किस तरह का है। सर, ये सब देखते कैसे हैं? देखिए, स्टमक में देखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है वो कहलाता है बेरियम मील। बेरियम मील जी, इसमें बेरियम खिला देते हैं। पहले इसमें आम एक्सरे से इसलिए अलग होता है कि जिस तरह जो प्लेन एक्सरे होता है उसमें मैदे का अल्सर नज़र नहीं आता, इसलिए इसमें पहले कुछ चीज़ दी जाती है खाने के लिए, और उसके कुछ वक्फे के बाद पूरे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इसोफेगस, स्टमक और डिडनम, उसके एक्सरे निकाले जाते हैं। उसके ये बेरियम आइसोटोप है, डेंजरस नहीं हो सकता? बेरियम आइसोटोप नहीं है, बेरियम तो आम, ये आम या ये वो तो उसमें जो डिफेक्ट होता है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर इसके अलावा भी एक टेस्ट किया जाता है। अगर बेरियम मील के नतीजे में साबित हो जाए कि अल्सर है और डॉक्टर ये जानना चाहे कि इसकी नौयत क्या है, ख़ास तौर पर अगर किसी मरीज़ की उम्र 45 साल से ज़्यादा है या उसमें अल्सर ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक और भी टेस्ट किया जाता है जो कहलाता है एंडोस्कोपी, जिसमें उस अल्सर को डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं ट्यूब डालकर। और जब एंडोस्कोपी की जाती है तो फिर स्पेसिमेन भी लिया जाता है, उस स्पेसिमेन को कल्चर भी करते हैं और उसकी बायोप्सी भी की जाती है, उससे अल्सर की नेचर का पता चल जाता है। ठीक है, ओके। और यानी एंडोस्कोपी, बायोप्सी, ये सब कुछ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सब पेशेंट्स में नहीं, सब पेशेंट्स में नहीं। किन पेशेंट्स में? देखें, जो यंग एज में जब कोई आता है और उसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते, पहली दफ़ा आता है, तो हमारी कोशिश ये होती है उसका ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेरियम मील करवा लिया जाए। ब्लड टेस्ट में क्या आएगा? ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसका एक ऑर्गेनिज्म है एच पाइलोरी, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो आ जाती हैं, और अगर कोई एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि इसमें अल्सर का काज ये है। फिर स्टूल डीआर, स्टूल कल्चर सेंसिटिविटी, ये भी कराते हैं। स्टूल में जैसे आप डॉक्टर साहब से बात कर रही थी कि ब्लड आता है, तो इसमें स्टूल का भी एक टेस्ट करवाया जाता है जो कराता है स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड।
इसके अलावा स्टूल को हम उसमें एंटीजन की भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एच पाइलोरी की एंटीजन भी स्टूल में डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बल्कि ब्लड से ज़्यादा अब स्टूल जो है वो कॉन्क्लूसिव है। एग्जैक्टली, बिकॉज डेड एच पाइलोरी भी तो आ रहे होंगे तो पता चल जाएगा, वो पता चलते हैं, वो एंटीजन की शक्ल में आपको एंटीजन की शक्ल में पता चल जाते हैं, कवरिंग है वो आपको मिलेगी। ओके, तो मतलब ये इसके तरीके हैं इनको मालूम करने के। अब हम जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब कोई दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट्स को, कुछ खाने से मना किया जाता है, कुछ खाने को कहा जाता है, क्या चीज़ें होती हैं वो? अब बेसिकली ये कि आप कौन से अल्सर को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप जीआईटी पेप्टिक अल्सर को कर रही हैं तो पेप्टिक अल्सर में जो है आप सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको दूर करें। दवाइयाँ भी दी जाती हैं, ठीक है। पेशेंट को रेस्ट भी एडवाइस किया जाता है, रेस्ट का भी बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस होगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन है, मतलब सिर्फ कोई दवाई खा ले और बाकी सब कुछ करता रहे तो उसका अल्सर हील नहीं होना है। इसी तरह जो है वो तो तीनों कॉम्बिनेशन में होता है कि जी आपने दवाई भी खानी है, उसने रेस्ट भी करना है, डाइट को रेगुलेट करना है, टाइम, क्वांटिटी और क्वालिटी, तीनों चीज़ में। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरह हमारी एक पेशेंट की कॉल आई थी राहिला, वो पूछ रही थी कि क्या सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कभी ठीक भी हो जाता है? सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। उसकी वजह ये है कि अगर प्रॉपरली वो केस डायग्नोस हो जाए, उसमें कॉज का पता चल जाए, पहली चीज़ ये कि कॉज को, क्योंकि यही होता है ना कॉज एंड इफेक्ट, तो सबसे पहले कॉज को रिमूव किया जाता है, फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट लिया जाता है तो इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, पेशेंट जितना खुद अपने साथ सिंसियर होगा ना उतनी जल्दी वो उस चीज़ से बाहर आ जाएगा। सही बात है। और मैं आपको एक और बता दूं कि सारी उम्र की बात तो अब रही नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब तो सर्जन है, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी, इवन कि ट्रीटमेंट के लिए भी सर्जरी किया करते थे। अब तो वो सारी चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो गई हैं। अब जो मेडिसिन हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा। इवन के जो जब से एक नया ग्रुप आया मेडिसिन का जो PPI कहलाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो आप समझ लें कि अल्सर के ट्रीटमेंट में वो एक रिवोल्यूशन है। उसको जब 2 एंटीबायोटिक्स के साथ मिलाकर दिया जाता है तो 7 से 10 दिन के अंदर एच पाइलोरी इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और बाद सूरतों में इसके इलाज को 1 महीने तक भी जारी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब डॉक्टर साहब कब बात जो है मेडिसिन के से हाथ से निकल जाती है? किस सिचुएशन में हम जो है वो सर्जरी की तरफ पेशेंट को भेजते हैं? देखिए वो ऐसा है कि अगर कोई नॉर्मल हेल्दी अल्सर है। ये जवाब सर आपसे एक कॉल के बाद पूछूं मैं? हाँ, एक कॉल है जी, पहले वो अटेंड कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बड़ी इजाज़त लेके दोबारा आपके प्रोग्राम में आया हूँ। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था और इतना मालूमाती चल रहा था। अच्छा, आपके दोनों डॉक्टर साहब में थोड़ा सा मैंने इख्तिलाफ देखा है कि एक डॉक्टर साहब जो है वो एच पाइलोरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे और एक डॉक्टर साहब इतनी अहमियत नहीं दे रहे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर 100 आदमी के एच पाइलोरी टेस्ट किए जाएं जो कि ब्लड के जरिए होते हैं तो 50% से ऊपर पॉजिटिव निकलते हैं। अच्छा, एच पाइलोरी का ये पूछना है कि जो 50% पॉजिटिव निकलते हैं उसकी अहमियत कितनी है और बाकी उसको बीमारी होने के कितने चांसेस हैं। और दूसरा, स्टूल में जो एंटीजन एच पाइलोरी कराया जाता है वो ऑथेंटिक है या ब्लड का ऑथेंटिक है? असल मामला में ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कराना चाहिए आदमी को दोनों टेस्टों में। अच्छा, ठीक है जी, अभी बता रहे हैं आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर ये आप लोग खुद ही बताएं। अब जो लेटेस्ट ये है कि स्टूल एच पाइलोरी को ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है। बाकी जो है वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। वो कह रहे हैं एक डॉक्टर साहब जो है एच पाइलोरी पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बेसिकली सर्जन हूँ तो ठीक है, मैं अब सर्जिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा देखूंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया ना कि अब पेप्टिक अल्सर जो है सर्जिकल डोमेन में बहुत कम हो गया है, क्योंकि पहले एक ज़माना था जब इसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती थी, हम सर्जरीज भी करते थे, ठीक है, इलेक्टिव सर्जरी भी करते थे पहले प्लान्ड, और फिर इमरजेंसी सर्जरी तो होती ही थी। परफोरेशन पेप्टिक अल्सर के साथ आया जी, पेप्टिक अल्सर होता था, फिर अल्टीमेटली वो परफोरेट कर जाता था, तो फिर वो एक एक्यूट कंडीशन में, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में आता था, तो फिर उसकी लेप्रोटोमी, पेट खोला और अल्सर जो जहाँ से परफोरेट हुआ बंद किया, तो वो इमरजेंसी या फिर काट के ही निकाल दिया, जोड़ दिया। नॉर्मली तो ये होता है कि आप बंद करते हैं पेप्टिक अल्सर में, अनलेस कि अगर कोई बड़ी चीज़ करनी हो तो ये एक रूटीन था पहले, लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गई है।
पिछले 2 डिकेड में। तो बंद कैसे करते थे? सिंपली आप परफोरेशन को जो है क्लोज करके उसके ऊपर एक ओमेंटम का पैच लगा देते हैं। अच्छा, ओके। आप पहले एक तो सफाई करते हैं पेट के अंदर जो आंतों का कंटेंट निकला होता है, एब्डोमिनल लिवाज या उसको पेरिटोनियल लिवाज कहते हैं, वो कर किया आपने, साफ़ किया, परफोरेशन को क्लोज किया, उसके ऊपर ओमेंटल पैच लगा दिया। ये मतलब आम परफोरेटेड अल्सर के लिए, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, वो करते थे। तो लेकिन अब ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं जब से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि प्रोटॉन पम्प इन्हिबिटेड ड्रग्स आए हैं, तो उसके बाद से ये हुआ कि ये अब पेशेंट कंज्यूम करते हैं तो वो रेट अब बहुत कम हो गया है। परफोरेशन के अभी भी पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया, अभी भी सर्जरीज होती है हमारे अस्पताल में, लेकिन यह है कि उसका अब रेशियो बहुत कम हो गया है। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे बताइए किस तरह की मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को दी जाती हैं इसमें, और उनको कितना रेगुलरली, मतलब अगर पेशेंट रेगुलरली खाए तो कितने अरसे तक में ठीक हो जाता है? देखें, ये कहलाती है पीपीआई बेस्ड ट्रिपल थेरेपी, जिसमें एक तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर इस ग्रुप की एक मेडिसिन दी जाती है, 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इनका दौरानिया होता है 7 से 10 दिन। अच्छा। ये है इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा अगर कोई सबब हो तो फिर प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स तो 4 हफ्ते के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी हमारे पास ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, उनमें से अगर कोई मेडिसिन दी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 हफ्ते तक दी जाती है। 6 से 8 हफ्ता? 6 से 8 हफ्ते। और एक रीज़न मुझे, एक बात मुझे बताएं, ऐसे पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि वो बार बार बेड पे लग जाते हैं? ऐसे पेशेंट्स को ऐसा क्या दर्द होता है कि वो बार बार उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बेड पे लग जाते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं? बेड रेस्ट पे क्यों जाते हैं? देखें, पहली तो एक्टिविटी करने से भी क्या प्रॉब्लम होता है इनको? पहली तो बात ये कि अगर इस तरीके से कोई मरीज़ है जिसमें रिकरेंस ज़्यादा हो, आमतौर पर तो उसमें रिकरेंस इतना होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मरीज़ आए तो एक चीज़ कहलाती है मेंटेनेंस थेरेपी। उनको फिर बहुत लो डोज में एक टैबलेट दे दी जाती है सिर्फ रात को खाने के लिए, तो उनकी प्रॉब्लम बड़ी हद तक हल हो जाते हैं। और एक और जो हमारे यहाँ पर मसला ये कि चूँकि हमारे यहाँ पर मेडिसिन एक्सपेंसिव हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी लोग